हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे हम केस स्टडी की। केस स्टडी कर रहे हैं बेटा हम एपीसी की बुक से, और हमने बेटा 8 केस स्टडी कर ली थी कल तक। आज स्टार्ट कर रहे हैं 9 से। 9 और 10 शुरू के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं बेटा, आखिरी में करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं 11 से बेटा, और 15 तक पहले फिनिश करते हैं। लो प्यारे बच्चों, ये बात मैं कल भी बोल चुका हूं, मुझे 2-3 टॉपिक का डिस्कशन अभी और करना है, ठीक है ना। वो आज मुद्दे टच हो जाएंगे बेटा, और चैप्टर मेरे हिसाब से आज पूरा पैक हो जाएगा बेटा। इसके बाद ये चैप्टर दोबारा नहीं उठेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं चैप्टर दोबारा नहीं उठाऊंगा बेटा, बस पैक हो गया, ठीक है जी। बस आपने इसके बाद MCQ का एक टेस्ट देना है मुझे, बहुत तगड़ा सा, ठीक है ना। वो मैं आपको डेट बता दूंगा। एक दिन बेटा 2-2-2.5 घंटे का टेस्ट दो मेरे को, जरा 100-150 क्वेश्चन MCQ में बनाता हूँ इससे, ठीक है जी। हाँ चलो जी बाबू, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 11 पर हम हैं। लो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं, और पढ़ने का सीक्वेंस हमारा वही है बेटा। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? बेटा इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, मुझे क्या करना है इसका? सिंपल बात, इसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड पार्ट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड that are being used by Harshit in his business by quoting line from the paragraph। बेटा पैराग्राफ में से लाइन कोट करनी है और बताना है कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का हर्षित ने यूज किया है। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारे कोर्स में 5 है, ऑल्दो एक बिजनेस को हजारों सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन हमारे कोर्स में 5 ही है। याद है ना आपको? ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की हुई है, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग की हमने बात की हुई है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। चलो, कहता है बेटा हर्षित रन अ वेल नोन डिपार्टमेंटल स्टोर इन दिल्ली। हर्षित बेटा एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा है दिल्ली में। ही प्रोक्योर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री थ्रू रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज। और प्यारे बच्चों, ये लाइन ट्रांसपोर्टेशन है। क्या कह रहा है बेटा? हर्षित बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाता है पूरी कंट्री के अलग अलग कोनों से, चाहे वो रेलवे से मंगाता हो, चाहे रोडवेज से, चाहे एयरवेज से। जिस दिन मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिखा था ना, सबसे पहले बात बताई थी कि बेटा दुनिया के दिमाग में मिथ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाय रोड गुड्स आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिंपल ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बेटा एयर रूट से हो, चाहे वो बेटा मरीन रूट से हो। मैंने ये बात बोली थी आपको, ठीक है ना। तभी बताया था शिप और वेसल, तभी बताया था बेटा एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट। याद है आपको बात बाबू? तो बेटा ये लाइन थी ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो ओन्स अ गोडाउन टू होल्ड द स्टॉक। समझदार बच्चे, क्या इसका आंसर? वेयर हाउसिंग। कहता है बेटा उसके पास एक गोडाउन भी है। याद है ना बेटा, वेयर हाउसिंग में बात बोली हुई है, गोडाउन एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन। ही हैज ऑल्सो टेकन अ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ ₹10 CR फॉर हिज बिजनेस। नाम से ही क्लियर है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट लाइन, मोर ओवर ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम ICICI बैंक इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस। ये क्या है बेटा? बेटा है तो फाइनेंसिंग, लेकिन हेडिंग का नाम NCERT में बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग है, और मुझसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पूछी है। अगर मुझे कहता कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ तो मैं फाइनेंसिंग लिखता, मेरे से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पूछी गई है, पूरा नाम लिखूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। Last line, he has placed information about his store on the hoardings, billboard, etc. in order to popularize them। ये क्या है बेटा? एडवर्टाइजिंग, यानी कि 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का यूज हो रखा है। ओके बात, बढ़े आगे। लो प्यारे बच्चों, केस स्टडी नंबर 12। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिफाइन द टर्म बिजनेस रिस्क। हमने डिफाइन किया हुआ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन अ डिसीजन ऑफ टेस्ट बड्स प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च द 2 न्यू ब्रांड इन अ स्नैक मार्केट। बेटा कह रहा है कोई कंपनी है टेस्ट बड प्राइवेट लिमिटेड, मार्केट में 2 नए स्नैक्स ला रही है बेटा, ठीक है ना। मार्केट में 2 नए स्नैक्स ला रही है। कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क वो ले रही है? बेटा आपको बता देता हूं केस पढ़ने की इसके लिए क्या जरूरत है आपको। बेटा अगर वो मार्केट में 2 स्नैक्स ला रही है, या तो बहुत चलेगा और या नहीं चलेगा, तो बेटा ये क्या है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क। चलेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं चलेगा तो नुकसान हो जाएगा। प्योर रिस्क क्या होता था बेटा? या तो लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे। ये बिजनेस में आग नहीं लगी बेटा,
वो मार्केट में 2 स्नैक्स लॉन्च कर रहा है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। मुझे केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़वा दूंगा आपके कहने पर, ठीक है ना। आगे बढ़ना बेटा, केस स्टडी बेटा पार्ट सी कहता है ब्रीफली आउटलाइन एनी 3 फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एक बात होती है, हमने 4 नेचर पढ़े हैं ना बेटा बिजनेस रिस्क के, याद भी कराए हैं बहुत सारे बच्चों को, उस दिन सुना था, ओके है ना बात बेटा। तो बाबू यहां आप एज लोगे दूसरे बच्चों से। बेटा बिजनेस स्टडीज का पेपर सच मायने में बहुत बड़ा होता है, और अगर आप रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ते हो तो बहुत बार केसेस पढ़ने से बच जाते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में बच गए हम। केस ही नहीं पढ़ा हमने और सारे आंसर हो गए। बच्चा क्या कर रहा होता है, पहले केस पढ़ रहा होता है, फिर रिक्वायरमेंट, और फिर सोचता है यार केस पढ़ा क्यों, टाइम तो खराब हो ही गया। समझ आई बात बेटा। अब मैं केस पढ़ देता हूं, लेकिन बेटा मैं शौक पूरा कर रहा हूं, मुझे पता है इसमें से मुझे कोई काम की इन्फो नहीं मिलने वाली। कहता है टेस्ट बड प्राइवेट लिमिटेड इज अ पॉपुलर फूड एंड बेवरेजेस मेकर्स इन इंडिया। इट इज प्लानिंग टू लॉन्च 2 न्यू सोया बेस्ड स्नैक ब्रांड्स मिंगल एंड टिंगल in order to tap India's fast growing health conscious traditional snack market। बेटा सोया बेस्ड 2 स्नैक्स ला रहा है, ठीक है ना बाबू। बाबू कहता है आगे दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प द कंपनी टू टेक ऑन डोमेस्टिक मेजर हरियाराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड which is the largest brand by value in the sweet as well as savory snacks market with 28% market share। लो बेटा वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी ये है बेटा, कंपनी ये 2 स्नैक्स इसलिए ला रही है ताकि हरियाराम इंटरनेशनल, सही मायने में बेटा वर्ड इज हल्दीराम, जान के बेटा इन्होंने हरियाराम वर्ड यूज किया हुआ है ताकि वो हल्दीराम से ऊपर निकल पाए, ठीक है ना बेटा। और अब आपको पता है बेटा क्या कोई बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन दी गई है, क्या कोई 3 फीचर दिए गए हैं, क्या बेटा रिस्क का कोई डिस्कशन किया गया, कोई भी डिस्कशन नहीं है, तीनों क्वेश्चन अलग है। मैं केस ना भी पढ़ता तब भी यही आंसर है, और केस पढ़ लिया तब भी यही आंसर है, ठीक है ना जी। बाबू आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, नेम एनी 2 वैल्यूज विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। बेटा जब भी आप किसी केस में सोसाइटी का भला करते हो तो आपसे पूछा जाता है कौन सी वैल्यू आपने सेटिस्फाई की है। बाबू ऑल्दो ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके हैं, सीबीएसई आज की तारीख में नहीं देता क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं बेटा, और फ्री के देने नहीं है आपको नंबर, ठीक है ना बाबू। ये केसेस अब नहीं आते बेटा, ये सबसे आसान है बेटा, 1 नंबर में भी होगा तो फ्री का है। बाबू बी और सी पार्ट ढंग से पढ़ेंगे। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय रोशनी लिमिटेड बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द रूरल एरिया। और बेटा सी पार्ट कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ दी, आपको बता देता हूं, मैंने आपको बोला कि मुझे आज 2 टॉपिक नए कराने हैं, उसमें से एक अब करा रहा हूं बेटा। ये केस मैंने सिर्फ पढ़ा है बेटा, दोबारा पढ़ेंगे। बाबू अभी पहले एक कंसेप्ट समझना, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, याद है आपको बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। एक बिजनेस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, और बाबू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जरूरी है बेटा हर बिजनेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होगा। हमने बात की हुई है प्रोडक्टिविटी की, हमने बात की है मार्केट स्टैंडिंग की, हमने बात की है इनोवेशन की, सारी हमने बात की हुई है बेटा। मेरी तरफ देखना, यहाँ पर एक बात बस समझ लो बहुत आराम से और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा कहता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कोई ना, इसने ना 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है ना बाबू। कहता है बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है ना इनकी ब्रॉड 2 कैटेगरी है। कुछ ऑब्जेक्टिव है बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हो, इकोनॉमिक वर्ड। बेटा अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं उन 6 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को तो मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूं। एक का नाम है बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बेटा सोसाइटी का भला सोचना या पैसा कमाने जैसी कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना, और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी का भला सोचना या पैसा कमाने वाली कोई बात नहीं है बेटा। आपको बता देता हूं बेटा, एक्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सारे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं।
आपने मुझसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव 6 पढ़े हैं ना, हेडिंग भी याद करी है ना बेटा। अर्निंग प्रॉफिट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसा कमा रहे हो बेटा। अगर आप मार्केट स्टैंडिंग अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, मार्केट स्टैंडिंग का भी तो एम बेटा पैसा ही कमाना है बाद में। सोचो मार्केट स्टैंडिंग क्या होती है, आप क्या चाहते हो, मेरा मार्केट शेयर बढ़े। अगर आज आपका मार्केट शेयर 30% है, यानी कि 100 में से 30 कस्टमर आपके पास आते हैं, आपने अपने लिए टारगेट लिया कि मेरी मार्केट स्टैंडिंग 40% हो जाए, यानी कि 100 में से 40 कस्टमर मेरे पास आने लग जाए। अगर 100 में से पहले 30 आते हैं, आज 40 आने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका मोटो पैसा कमाना नहीं दिख रहा। इनोवेशन, क्यों चाहते हो आप इनोवेशन? अगर आप मार्केट को एक नई चीज दोगे बेटा, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा बेटा। तो बाबू प्रोडक्टिविटी अगेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट करती है बेटा? मैंने 100 इनपुट लिए, 20 की वेस्टेज करी, 80 का आउटपुट बनाया, मेरी प्रोडक्टिविटी 80%। मैंने टारगेट लिया मेरी प्रोडक्टिविटी 90% हो जाए, और मान लो 90 हो गई, मान लो बेटा मेरी प्रोडक्टिविटी 90% हो गई। कहीं ना कहीं बेटा मेरे पास फिनिश गुड्स पहले 80 बचते थे, अब 90 बचे, तो बिकेंगे कितने? 90। प्रॉफिट कितनों पे होगा? 90 पे। तो बेटा अगेन ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दो। समझ में आया कि ब्रॉड कैटेगरी दो ही है बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं और बेटा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। कभी पेपर में आपको कह दे कि सोशल ऑब्जेक्टिव के 2-3 नाम लिख दो, तो बेटा सोसाइटी का भला लिखने में कितनी देर रखनी है आपको? पैसे की बात मत करना बस, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। तो क्या लिख सकता हूं? क्या प्लांटेशन ऑफ ट्री लिख सकता हूं? क्यों नहीं बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, से नो टू प्लास्टिक बैग, सर लिखे जाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं इसमें, ठीक है ना जी। चलो जी अब पढ़ते हैं केस दोबारा। बेटा केस स्टडी नंबर 13 पर था। पहली बात वैल्यूज नहीं करानी बेटा। बी पार्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय रोशनी लिमिटेड बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन रूरल एरिया। बेटा कहता है रोशनी लिमिटेड अगर रूरल एरिया में फैक्ट्री लगा रही है, किसी गांव में जाकर फैक्ट्री लगा रही है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कर रही है? ऑब्वियस बात है बेटा, सोसाइटी का भला सोचा जा रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या मुझे केस पढ़ना पड़ा इसके लिए? केस ही नहीं पढ़ा मैंने। और सी पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर कोई लिख देना, मार्केट स्टैंडिंग लिख देना, प्रोडक्टिविटी लिख देना, इनोवेशन लिख देना, अर्निंग प्रॉफिट लिख देना, कुछ लिख देना, कोई 2 लिखने हैं। मैंने केस पढ़ा सर, यहां एज मिलेगा, मैं पहले ही बोलता हूं। रिक्वायरमेंट पढ़ने का फायदा ये है पहले, ठीक है ना, और आपके सामने प्रूव हो रहा है रिक्वायरमेंट पढ़ने से क्या होता है। ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा बिजनेस रिस्क के टाइप एक्सप्लेन करने हैं, केस पढ़ने की क्या जरूरत है? 2 तरीके के होते हैं बेटा, स्पेक्यूलेटिव और प्योर। चलो जी आगे बढ़ो। बी पार्ट, स्टेट एनी 2 सजेशन विच सुनील इज लाइकली टू गिव टू द कपिल शर्मा टू ओवरकम सच सिचुएशन इफेक्टिवली इन हिज बिजनेस। बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मुझे केस पढ़ना पड़ेगा। और सी पार्ट कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा हमने 4 कॉजेज पढ़ रखे हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज। कोई 2 कॉजेज लिख देना। अगेन बेटा बी पार्ट ना होता तो यहां पर भी केस पढ़ना ना पड़ता। चलो पढ़ लो। कहता है कपिल शर्मा वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फैशनेबल आइटम। कपिल बेटा फैशनेबल आइटम के बिजनेस में डील करना चाहता है, बट ही इज हेजिटेटिंग टू गो अहेड with this plan because of the various kind of risk which are inherent in every business। बेटा वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसको डर लग रहा है क्योंकि उसके बिजनेस में बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट मतलब छुपे हुए बेटा, ठीक है ना। लेटेंट है बेटा, लेटेंट मतलब दिखाई नहीं दे रहे बेटा, बहुत सारे रिस्क हैं। लेकिन बाबू आपको भी पता है फैशनेबल आइटम में बहुत सारे रिस्क हैं। He consult his friend Sunil in this regard for guidance about ways to overcome such situation effectively in his business। बेटा उसने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे कुछ गाइड कर दो कि कैसे मैं अपने रिस्क को कम कर सकता हूं बेटा। और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि सुनील ने ऐसे कौन से 2 सजेशन दिए होंगे बेटा। सर इट इज अ जनरल क्वेश्चन,
क्या ये इसका कोई हमारी बुक के किसी टॉपिक से लेना देना है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल जनरल है, लिख सकते हो बेटा। एक तरीका होता है रिस्क को कम करने का, इंश्योरेंस। तो आप ये बोल सकते हो कि इंश्योरेंस करा लो बेटा, ठीक है ना। एक सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है बेटा, बिजनेस में आग लगने का रिस्क है, चोरी चकारी होने का रिस्क है बेटा, इंश्योरेंस करा लो और अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। एक तो ये काम कर लो। और आप ये भी बोल सकते हो बेटा, ओवर स्टॉकिंग ना किया जाए, ओवर इंडल्ज ना हो ट्रेडिंग में। देखो बेटा, जब आपको पता है ना आप फैशनेबल आइटम में डील कर रहे हो, लेट सपोज कि आपकी दुकान है गारमेंट्स की, आप गारमेंट्स बेचते हो, तो बेटा सुनील सजेस्ट कर सकता है कपिल शर्मा को कि ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज मत हो। ओवर ट्रेडिंग मतलब हम क्या करते हैं बेटा, कई बार ना हमें उधार मिल रहा होता है, हमारा सप्लायर कह रहा होता है जितना मर्जी उधार ले जाओ, और हम क्या करते हैं बेटा, उधार के लालच में ना हमारी दुकान पे किसी चीज ने लाख रुपए का भी नहीं बिकना, हम 2 लाख की खरीद लाते हैं। जब आप फैशनेबल आइटम को हद से ज्यादा खरीदते हो ना बेटा, लेट सपोज की बेटा सर्दियां आई और आपने स्वेट शर्ट खरीद ली, एक पर्टिकुलर टाइप की स्वेट शर्ट खरीद ली बहुत ज्यादा, सर्दियों में बेटा जितनी बिकनी थी बिक गई, और आपने क्या करा बेटा, बंडल पैक करके रख दिया। अब हुआ क्या बेटा, नेक्स्ट ईयर सर्दी आने से पहले फैशन चेंज, जिस टाइप की वो स्वेट शर्ट थी अब मार्केट में बिक नहीं रही बेटा, नए टाइप की आ गई। फैशनेबल आइटम में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है बेटा, कि वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, फैशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है बेटा। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज होगे बेटा, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, स्टॉक पड़ा रह जाएगा दुकान पे, नुकसान हो जाएगा। तो बेटा सुनील सजेस्ट कर सकता है कि ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत हो, सुनील सजेस्ट कर सकता है कि इंश्योरेंस लो, ठीक है। इन्होंने बेटा बताए हैं कुछ 3-4, इनके भी देख लेना, इनके भी ठीक है बेटा। ऑल्दो खैर इन्होंने ज़्यादा हौच पौच की हुई है, मैंने जब रीड किए थे मुझे बेकार लगे इनके सजेशन। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेटा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय राधिका बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मान्यता फाउंडेशन। और बेटा केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सर समझ आई ना बात बेटा आपको? क्या कह रहा है बेटा, राधिका अगर फाइनेंशियल हेल्प कर रही है किसी बेटा फाउंडेशन को, किसी ट्रस्ट की हेल्प कर रही है वो, तो बेटा वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, सोसाइटी का भला सोच रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है बेटा। और बी पार्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द सेम टाइप एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा आपको कहा जाता है जो पार्ट ए में आपने आइडेंटिफाई करा टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके 3 और लिख दो, यानी कि 3 और सोशल ऑब्जेक्टिव लिखने, वो लिखे जाएंगे। अगेन केस पढ़ने से बच गए, पिछले 5 में से 4 क्वेश्चन में केस नहीं पढ़ा मैंने, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, ठीक है बेटा। चलो जी अब आते हैं बेटा, हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और 9, हल्का सा डिस्कशन क्वेश्चन 10 में एक और टॉपिक का होगा, और क्वेश्चन 9 पे भी बेटा एक टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं जिसके मैंने नोट्स आपको दिए आज, ठीक है जी बेटा। और फिर छुट्टी, चैप्टर फुल फ्लैश फिनिश हो गया, केस स्टडी के साथ पैक कर दिया मैंने। बाबू आपको केस स्टडी की कोई और बुक नहीं खरीदनी, एक टेस्ट एमसीक्यू का लूंगा और एक टेस्ट सब्जेक्टिव लूंगा। जब सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा तो बेटा केस स्टडी इस बुक से कहीं नहीं आएंगी, मेरे पास दुनिया जहान की बुक है बेटा, थोड़ा सा ट्राई वहां से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लेकिन बेटा कुछ मत करो, आप डायरेक्ट याद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि आप 10-15 केस स्टडी की बुक चाटो। क्या होता है बेटा, हर टीचर के पास एक नई बुक है केस स्टडी देने के लिए, चाहिए क्या बेटा, चाहिए मेंटल एप्लीकेशन। मैं चाहता हूं दिमाग चलाना आ जाए बेटा, जब दिमाग चलाना आ जाएगा तो मैं आपको आज से ही बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे कोई 11th क्लास में बहुत अच्छे नंबर नहीं देख रहे, आप सिर्फ दिमाग चलाना सीख जाओ, आज के नंबर कम भी आएंगे मुझे चलेगा, मुझे दौड़ेगा, ये चलाना आना चाहिए बेटा, क्योंकि बोर्ड्स में हर साल एक नई केस स्टडी आती है, ठीक है ना। कुछ तू टेंशन ना ले, तेरे 2023 में है पेपर, तुझे कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलो जी लो बेटा, अब हुआ ना दर्द, मत बोल रहा कर, फिर दर्द पूरा हुआ तुझे, शक्ल में 12 बज गए थे तेरे। चलो जी लो बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा, और बेटा कहता है ऑल्सो स्टेट एनी 2 अदर ऑब्जेक्टिव नॉट मेंशन्ड अबव। बेटा आपको कहता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के इस पैरा में, बताओ। और बेटा बी पार्ट में आपको कहता है बेटा कोई 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो इस केस में डिस्कस नहीं हुए वो भी लिख दो। आपको याद है बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हमने 6 हेडिंग पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, अभी भी बात करी हमने। बाबू ऐसा है कि एनसीईआरटी में 8 हेडिंग थी,
मैंने जो सबसे मुश्किल थी ना, जो सबसे सबसे तगड़ी थी, वो बेटा 6 कराई। मेरे दिमाग में हमेशा होता है बेटा 6 सबसे तगड़ी कराऊं, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं कि केस स्टडी उन्हीं 6 हेडिंग से आएगी? क्या बची हुई 2 हेडिंग से नहीं आ सकती? केस स्टडी तो यार आ ही सकती है, और आई भी हुई है बेटा। इस केस स्टडी में बेटा बची हुई 2 हेडिंग का भी डिस्कशन है, ठीक है बेटा? तो करेंगे बात बाबू, ठीक है ना, और उन पे एनालिसिस भी कर दूंगा एक बार फटाफट से। बाबू कहता है गुड हेल्थ लिमिटेड इज अ नेम टू रिकॉन विद इन द ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट। ठीक है जी बेटा, गुड हेल्थ का बहुत बड़ा नाम है ऑर्गेनिक फूड में। कहता है द कंपनी एंजॉयज अ 30% मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट ओवर द पास्ट 4 ईयर। समझदार बच्चे, क्या है बेटा इस लाइन का आंसर? मार्केट स्टैंडिंग। सर याद है ना आपको, मैंने ये वर्ड बदल बदल के बोले हुए हैं। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट शेयर, कस्टमर बेस, ये वर्ड बोलता हूं मैं इसी एक हेडिंग में बेटा, ठीक है ना? और आज आपको पता लग रहा होगा बेटा कि ध्यान से सुनने की इंपॉर्टेंस क्या है। मार्केट शेयर वर्ड मार्केट स्टैंडिंग से रिलेट करता है, ठीक है ना जी? आगे बढ़ना। कहता है इट इंट्रोड्यूस न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नीड एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। ये क्या है बेटा? इनोवेशन, ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ना बेटा। थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इट्स वर्क एफिशिएंसी इज हाई। बेटा कहता है कंपनी अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, दैट मींस वेस्टेज नहीं करती, प्रोडक्टिविटी। सर आप अपने रिसोर्सेस का यहां पर एफिशिएंसी से इस्तेमाल नहीं कर रहे, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हो। यहां बेटा आपकी एफिशिएंसी और बढ़ गई, एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना जी? बात ओके। आगे बढ़ना बेटा। मोर ओवर इन ऑर्डर टू कीप द हाई मोरल ऑफ इट्स मैनेजर वेरियस प्रोफेशनल प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बता देता हूं वैसे आंसर इसका मैनेजर्स परफॉर्मेंस है बेटा। लो करता हूं बात बाबू, क्या है ये मैटर? बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में ना, मेरी तरफ देखना बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में ना मैंने 6 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। 7 और 8 नंबर मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा चलो आसान है बेटा, ठीक है ना, आसान बात को डिस्कस क्या करना। लेकिन बेटा केस स्टडी आई है तो बेटा डिस्कशन कर देते हैं। बाबू आप शॉर्टकट मत यूज करना, मैंने कर दिया। वर्कर परफॉर्मेंस और मैनेजर परफॉर्मेंस, वर्कर एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस या बेटा मैनेजर परफॉर्मेंस, ऐसे करके 2 और ऑब्जेक्टिव हैं बेटा। देखो आप एक बात को समझ कर चलो, किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वर्कर्स एफिशिएंसी, ठीक है ना? मैं किसी कंपनी के एंगल के लिए बात करता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेटा, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी है बेटा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई इंसान है क्या? मुझे ये बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई इंसान है? नहीं बेटा। बाबू अगर मैं बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कैपेसिटी कितने गुड्स प्रोड्यूस करने की है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कैपेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इट्स एम्प्लॉइज कैपेसिटी, ठीक है ना? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद में तो इंसान ही है बेटा, जितने वर्कर प्रोड्यूस कर पाएंगे वही रिलायंस की कैपेसिटी है। तो यानी कि ये समझ के चलो बेटा, कोई भी बिजनेस है डिपेंडेंट अपॉन वर्कर है, और वर्कर का एटीट्यूड अगर बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है काम करने का, तो बेटा अगर वर्कर का मोरल डाउन है ना, क्या काम करेंगे वो? वर्कर काम करेंगे बेटा अगर उनका मोरल डाउन है। वर्कर कह रहे हैं सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे बेटा। 6 घंटे काम जरूर करेगा, परफॉर्मेंस 4 घंटे की भी नहीं देगा। ये तो बात मानते हो ना बेटा? हमारा बिजनेस वर्कर के ऊपर ही तो चल रहा होता है बेटा, ठीक है ना? और मैनेजर कौन होते हैं? चलो वर्कर तो समझ में आ गया, एम्प्लॉय है। मैनेजर कौन है बेटा? मैनेजर वो लोग होते हैं जिनका काम होता है दूसरों से काम निकलवाना, यानी कि वर्कर से काम निकलवाना। मैनेजर होते ही है ना बेटा, आपने देखा होगा होटल्स में मैनेजर होते हैं। किसी वेडिंग को अटेंड करने का मौका मिला हो बेटा होटल में, तो क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं सारे के सारे वेटर्स के ऊपर एक मैनेजर होता है जो ऑर्डर दे रहा होता है, ये कर वो कर वो कर, खुद नहीं कुछ करता। मैनेजर का काम ही ये होता है बेटा, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, दूसरों से काम निकलवाना। जो दूसरों से काम निकलवाता है उसी को मैनेजर बोला जाता है बेटा। यानी कि बेटा कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो, एक बिजनेस में हम जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हम ये भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें इनका और इनका दोनों का मोरल बहुत हाई रखना है।
इनका एटीट्यूड बिजनेस के लिए फेवरेबल रखना है, क्योंकि हमारा बिजनेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। और इनके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोग्राम में भी बेटा एनुअल डे प्रोग्राम, जहां एनुअल डे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, वर्कर ने छुट्टी नहीं मारी, भाई साहब पूरे के पूरे 1 लाख एम्प्लॉय के सामने बुलाकर उसको अवार्ड दे दिया, मोमेंटो दे दिया, उसकी परफॉर्मेंस को बेटा नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया, उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे दिया बेटा। तो हम ये सारे काम करते रहते हैं। इवन उनके लिए बेटा हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 1 वीक। एक हफ्ता कोई काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन में आओ, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं बेटा। कहीं ना कहीं हम उनके मोरल को हाई रखने की बहुत कोशिश करते हैं। वीकेंड्स पे बेटा क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। सर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पूरी पूरी कॉलोनीज अंदर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंदर हैं, यूनिवर्सिटीज अंदर हैं, सारे आउटलेट अंदर हैं बेटा, क्रिकेट ग्राउंड सब कुछ अंदर ही है बेटा। आपको कह रहे हैं 5 दिन काम करना है, 2 दिन क्रिकेट खेलेंगे। ये सब किस लिए कर रहे हो बेटा आप, ताकि इनकी परफॉर्मेंस, इनका एटीट्यूड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा बना रहे। सिर्फ काम नहीं निकलवा रहे आप, समझ आई बात। तो कई ना बार हम ये भी ऑब्जेक्टिव लेते हैं। और अगर आप देखोगे लास्ट लाइन बेटा वो मैनेजर की परफॉर्मेंस से रिलेट करती है, पढ़ना जरा केस दोबारा बेटा। लास्ट लाइन में लिखा गया है, मोर ओवर इन ऑर्डर टू कीप द हाई मोरल ऑफ इट्स मैनेजर वेरियस प्रोफेशनल प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटा वेरियस प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या आ सकता है, आपके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन का सारे मैनेजर्स के लिए। और अगर ये सीख जाओगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं बेटा जब आपके स्किल बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है बेटा। आपके लिए बेटा इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये किस लिए किया जा रहा है, आपका मोरल हाई रखने के लिए, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहो, भागो ना कहीं। ठीक है बेटा। एंड लास्ट वन बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसके बाद बेटा चैप्टर खत्म। रिक्वायरमेंट बेटा कहता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉइंट हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा। बेटा रोल ऑफ प्रॉफिट बताना है। क्या हमने रोल ऑफ प्रॉफिट कभी पढ़ा है बेटा? अभी तक तो नहीं पढ़ा बेटा। आज मैंने नोट्स दिए हैं बेटा, तो आज रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ाने हैं बेटा। जब वो करा दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। समझना भी क्या है बेटा, 2 पॉइंट लिखने हैं मेरे को, तो बेटा पता लग ही जाएगा आपको। और बी पार्ट, अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आप बताओ एग्री हो कि नहीं हो? कह रहा है अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट कमाना किसी भी बिजनेस का इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। यस हमने टॉपिक पढ़ा यार, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाना ही इकलौता ऑब्जेक्टिव होता है? ठीक है ना बेटा, हम बिल्कुल एग्री करते हैं स्टेटमेंट से। तो बेटा बस खत्म, यानी कि मुझे बस ए पार्ट के लिए मेहनत करनी है। मेरी तरफ से केस स्टडी पूरी हो चुकी। ठीक है बेटा, चलो जी बाबू आप मेरी तरफ देखना। ऑल दो नोट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं बेटा, ठीक है ना। जो मैंने दिया बेटा पढ़ ले, बाद में पढ़ लेना। आप सामने देखो, टॉपिक में वैसे ही फिनिश कर दूंगा बेटा। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का क्या यूज है बिजनेस में, क्या रोल है, यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा बिजनेस को। बेटा नोट्स बंद रहने चाहिए, आप पहले गेस आपका है। अच्छा प्रॉफिट की क्या जरूरत है बिजनेस को? अगर आप कहोगे कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब लॉस होने चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, किस चीज की? गुड्स की। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा अच्छा खरीदोगे, कह सकते हो। लेकिन बेटा क्वालिटी से ना सोसाइटी का भला होता है, और हम सोचते नहीं, हम अपने लिए ही काम करते हैं। लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चल सकता है, ये तो बात बढ़िया है भाई। ठीक है, और पहले आपकी स्किल्स चेक कर लें फिर मैं। हाँ और अच्छा, हाँ सर बताओ सर। हाँ वो तो तूने पढ़ लिया अभी नोट से, क्या रहता है। चलिए ये तो चल बिजनेस रिस्क में ही पढ़ा दिया था। इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये वही बात तो बोल रहा है आप, ठीक है ना। और सर बेटा नहीं पढ़ा था क्या? ईशान की कसम खा ले, मुंह नीचे कर लिया, कह रहा गर्दन कट जाएगी मेरी। लो जी बस थक गए, लो जी यार। हाँ हाँ ऋतिक भाई, मार्केट में पोजीशन, ठीक है, इसको हम गुडविल बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलो जी बेटा करता हूं बात।
इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉफिट की, ये बात कृतिका ने बोली मेरे को। बाबू इसकी हेडिंग मैंने बदल दी, इसका नाम है सर्वाइवल। बेटा देखो, अगर बिजनेस रेगुलरली प्रॉफिट कमाता रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है बेटा? मीट आउट योर एक्सपेंसेस। बेटा अपने खर्चों को लॉन्ग टर्म के लिए मीट आउट कर सकते हो। एक बात सोचना बेटा, जिन बिजनेसेस में प्रॉफिट थे, क्या वो कोविड में सर्वाइवर कर गए कि नहीं कर गए? सर 2 बार हो गई, सेकेंड वेव आ गई, ठीक है ना, तीसरी का अंदाजा है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट है ना, सर्वाइव वही कर पाया बेटा। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है ना बेटा, बंद भी हुए बहुत सारे बिजनेस कोविड के बाद। तो बेटा प्रॉफिट का सबसे पहला रोल क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल सिंपली मींस मीट आउट योर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। और आप बेटा अपने खर्चों को तभी मीट आउट कर पाओगे जब प्रॉफिट होंगे बिजनेस में। प्रॉफिट नहीं तो सर्वाइवल भी नहीं। दूसरे काम की बात बेटा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन या एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, दोनों का मतलब एक ही बात से है बेटा। बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट होंगे तो बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। सर बहुतों ने किया है, आपके सामने जिन्होंने किया उनकी बात कर देता हूं। 5 स्टार जनता, सबसे पहला स्टोर घंटाघर चौक, दूसरा स्टोर खुला था कोट रोड पर, बाद में बेच दिया गया ठक्कर स्वीट्स को। आज की तारीख में ठक्कर स्वीट्स का बोर्ड है। तीसरा स्टोर 5 स्टार जनता औरा ऑन दिल्ली रोड, ठीक है ना। चौथा स्टोर 5 स्टार देहरादून। सर बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेंशन या ग्रोथ की बात सोच सकते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट नहीं तो कौन सा ग्रोथ? कोई करेगा बेटा ग्रोथ या एक्सपेंशन? इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है प्रॉफिट की? प्रॉफिट होगा तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। प्रॉफिट होगा तो बेटा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो पाएगा। प्रॉफिट क्रिएट्स द गुडविल ऑफ द फर्म, क्रिएशन ऑफ गुडविल। बेटा क्या प्रॉफिट से फर्म की गुडविल बनती है? मार्केट रेप्यूटेशन बनती है। देखो यहां पर मैं मार्केट रेप्यूटेशन या गुडविल से अपना मतलब बता देता हूं। देखो बेटा, प्रॉफिट ऑलवेज क्रिएट्स रेप्यूटेशन, हमेशा रेप्यूटेशन बनाता है। रेप्यूटेशन से मेरा मतलब पता है क्या बेटा? लोन मिलने में बहुत आसानी होती है। देखो एक बात बताओ, एक बैंक मैनेजर ने अप्रोच करा एक एंटिटी को जिसका नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कह रही है बिजनेस में सेल तो 1 करोड़ की हुई इस साल, लेकिन बेटा लॉस हुआ 2 लाख का। और बेटा एक बिजनेस कह रहा है बी लिमिटेड कि सेल 1 करोड़ की और 10% मैंने प्रॉफिट कमाया, मेरा प्रॉफिट 10 लाख का है। लोन किसको जल्दी होगा, ए को बी को? समझदार को इशारा काफी। बेटा प्रॉफिट ऑलवेज क्रिएट्स गुडविल, प्रॉफिट्स क्रिएट मार्केट रेप्यूटेशन। आपकी बेटा मार्केट में इज्जत बनती है। इज्जत बनने का मतलब है बेटा कहीं ना कहीं जितना भी लोन की रिक्वायरमेंट हो बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। आप कह सकते हो बेटा प्रॉफिट इज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा प्रॉफिट कहीं ना कहीं बिजनेस की एफिशिएंसी को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को दिखाता है। मैं बोलूं बेटा हल्दीराम वर्सेस बीकानेर, ठीक है ना। मान लो दोनों में कैपिटल इन्वेस्टेड 50 करोड़। हल्दीराम ने भी 50 करोड़ लगाए हुए हैं, बीकानेर ने भी 50 करोड़ लगाए हुए हैं। बेटा बाबू हल्दीराम का प्रॉफिट है बेटा मान लो 10 CR और बेटा बीकानेर का प्रॉफिट है 8 करोड़। तो मैं आपसे पूछूं किसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आप ऑब्वियस कहोगे बेटा कि बिजनेस किसका बढ़िया चल रहा है, हल्दीराम का। क्यों कह रहे हो बेटा? कहीं ना कहीं बेटा प्रॉफिट इज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट कहीं ना कहीं बेटा बिजनेस की एफिशिएंसी को दिखाता है कि आप बिजनेस ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो। क्लियर है ना बात बेटा? ओके है ना बात? मैंने नोट्स में 5 हेडिंग लिखी हैं, 4 हेडिंग ये लिख दी मैंने, समझा दी। बाबू एक हेडिंग मैंने लिखी है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये बात मैंने बिजनेस रिस्क में समझाई हुई है तो इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। ओके है ना बात? अब बाबू रीड कर लें एक बार। वैसे तो रीड करने की जरूरत नहीं है, केस निभा लोगे ना बेटा। कोई 2 लिखे जाएंगे ना बेटा, रोल लिखा जाएगा ना प्रॉफिट का, कोई 2, ठीक है। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।